डियर स्टूडेंट्स, नवोदय विद्यालय संगठन जवाहर नवोदय विद्यालयों में एडमिशन के लिए 6 क्लास का एंट्रेंस एग्ज़ाम कराने जा रहा है। क्वेश्चन पेपर 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। पहला सेक्शन मेंटल एबिलिटी टेस्ट से रिलेटेड है। इस सेक्शन में फिगर्स एंड डायग्राम्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो दूसरा सेक्शन है यह अर्थमेटिक टेस्ट होगा। अर्थमेटिक टेस्ट होगा, यहाँ पर 20 प्रश्न 25 मार्क्स के होंगे। तो यहाँ पर भी देखिए, यानी एक प्रश्न कितने मार्क्स का होगा? 1.25 मार्क्स। और जो तीसरा सेक्शन है यहाँ पर लैंग्वेज टेस्ट किया जाएगा। लैंग्वेज टेस्ट भाषा परीक्षण। इसके अंतर्गत कुल 4 पैसेज दिए जाएंगे और प्रत्येक पैसेज से 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इस प्रकार से यहाँ पर भी हम देखते हैं कि 20 क्वेश्चंस होंगे जिनके लिए 25 मार्क्स निर्धारित किए गए हैं, जबकि फर्स्ट सेक्शन के लिए 50 मार्क्स निर्धारित किए गए हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस 40 होंगे। 40 क्वेश्चंस 50 मार्क्स। तो इस प्रकार जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वह 80 क्वेश्चंस 100 मार्क्स। यह है कंपोजिशन ऑफ टेस्ट। अब हम लोग नेचर ऑफ क्वेश्चंस या प्रश्नों की प्रकृति कैसी होगी, किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इस पर बात करते हैं। तो इस प्रकार नेचर ऑफ टेस्ट की बात करें तो सेक्शन 1 अभी मैंने बताया था कि यह मेंटल एबिलिटी टेस्ट है। जो क्वेश्चंस होंगे वो नॉन वर्बल होंगे, अर्थात फिगर्स एंड डायग्राम से रिलेटेड होंगे। दिस सेक्शन इज डिवाइडेड इनटू 10 पार्ट्स हैविंग 4 क्वेश्चंस ईच। यानी ये जो सेक्शन है यह 10 पार्ट में विभाजित है और प्रत्येक पार्ट्स में 4 क्वेश्चंस होंगे और एक क्वेश्चन के लिए यानी ईच क्वेश्चंस हैव 1.25 मार्क्स। अब एक एक पार्ट पर बात करते हैं। अब देखिए, पहले सेक्शन के पार्ट 1 में ऑड मैन आउट, यानी इस प्रकार के क्वेश्चंस होंगे जिनमें से ये 4 क्वेश्चंस होंगे 1 से लेकर के 4 तक। ऑड मैन आउट से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे और यहाँ पर हमें ऐसे फिगर्स को सिलेक्ट करना होगा आंसर के रूप में जो शेष 3 से भिन्न हो। यहाँ पर देखिए, ये जो पहला फिगर है इसमें एंगल बन रहा है और ये एक लाइन इसी के साथ लगी हुई है। बी में भी जो एंगल अपर साइड बन रहा है और इसके साथ ही एक लाइन लगी हुई है। सी में भी एंगल बन रहा है जो, और इसी के साथ ही लाइन है। जबकि डी में जो एंगल बन रहा है इसी के पास में ही लाइन नहीं है, जबकि इससे अलग है। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि इन तीनों फिगर से ऑड है ये डी नंबर वाला फिगर, इसलिए ये डी जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। इस प्रकार के 4 क्वेश्चंस होंगे। अब देखिए, पार्ट सेकंड फिगर मैचिंग से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर 5 से लेकर 8 तक के क्वेश्चंस फिगर मैचिंग से जुड़े होंगे, रिलेटेड होंगे। और जैसे एक क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर कि देखिए, इसी प्रकार की सेम आकृति जो आंसर दिए गए हैं ए बी सी डी, इनमें से हमें देखना है कि इसी प्रकार की सेम आकृति कौन सी है। अब देखिए, ए, क्या ए इससे मिल रहा है? नहीं। बी देखिए, बी भी नहीं टैली कर रहा है। सी देखिए, सी टैली कर रहा है। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। जो क्वेश्चंस में फिगर दिया गया होगा उसको देख करके जो 4 ऑप्शन दिए जाएंगे ए बी सी डी, इनमें से मैच करके करेक्ट ऑप्शन चूज करके उसका आंसर OMR शीट में देना है।
अब पार्ट थर्ड की ओर चलते हैं। पार्ट थर्ड पैटर्न कॉम्प्लीशन से रिलेटेड है। यहाँ पर जो प्रॉब्लम फिगर होगा उसमें कुछ मिसिंग होगा, और मिसिंग में ही जो आंसर दिए जाएंगे ए बी सी डी, उनमें से राइट ऑप्शन चूज करके उसे फिट करना होगा। उसे देखना होगा कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही तरीके से फिट हो जा रहा है। तो देखिए ए बी सी एंड डी ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और ये है प्रॉब्लम फिगर। यहाँ पर ये मिसिंग है, देखिए कौन सा इसमें फिट हो जाएगा। ये तो होगा नहीं। बी देखिए, बी को अगर यहाँ पर सेट करते हैं तो ये यहाँ सेट हो जाएगा। इसके बाद जो लाइंस बनाई गई हैं, डिवाइड किया गया है, ये बी सेट हो रहा है। लेकिन दूसरे ऑप्शन भी देख लेते हैं, ये भी नहीं होगा, और डी भी इसके साथ सेट नहीं हो रहा है। इस प्रकार से जो राइट ऑप्शन होगा वह बी होगा। पार्ट 4 ये फिगर सीरीज से जुड़ा है और यहाँ पर देखना है कि इसका अगला स्टेप क्या होगा। इसके बाद देखिए ये x 0 फिर x है, तो इसका अगला स्टेप यहाँ पर 0 हो जाएगा। इस प्रकार से देखते हैं कि ऑप्शन सी सही है, डी की ओर बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, हमें आंसर पहले ही मिल गया। तो यहाँ पर सी, इसका अगला स्टेप क्या हो जाएगा, ये सी वाला यहाँ पर सेट कर देना है। पेपर के फर्स्ट सेक्शन का जो 5वां पार्ट होगा, यहाँ पर एनालॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन ये है और यहाँ पर एक बॉक्स ब्लैंक रखा गया है। अब हमें आंसर की ओर बढ़कर के ये देखना है, इसमें से एक ऑप्शन चूज करना है कि इसका अगला स्टेप क्या होगा, यानी इस बॉक्स में कौन सा फिगर सेट हो जाएगा। तो देखिए ये एक ट्राइंगल है, शेप इसका कैसा है, ट्राइंगल है। तो यहाँ पर ये तो ट्राइंगल शेप में है नहीं, ये नहीं होगा। ये पूरी तरीके से खाली ट्राइंगल है, ये भी नहीं होगा। ये भी ट्राइंगल शेप में नहीं है। तो स्पष्ट है कि ऑप्शन इसका बी सही होगा और इसका अगला स्टेप बी हो जाएगा, यानी ट्राइंगल यहाँ पर ये वाला सेट हो जाएगा। अब 6 पार्ट जो है देखते हैं कि वहां पर किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो पार्ट 6 है यहाँ पर ज्योमेट्रिकल फिगर कॉम्प्लिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे और फिगर्स ट्राइंगल, स्क्वायर या सर्कल शेप में होंगे। कोई एक फिगर दे दिया जाएगा जो कि इनकम्प्लीट होगा और आंसर में से, यानी जो ऑप्शन दिए जाएंगे ए बी सी डी, इनमें से कोई एक ऐसा फिगर सेलेक्ट करना है जो उस इनकम्प्लीट फिगर को कंप्लीट कर दे। तो आइए देखते हैं ये क्वेश्चंस। यहाँ पर जो प्रॉब्लम फिगर है ये इनकम्प्लीट है। अब यहाँ पर दिए गए ऑप्शंस में से हमें ये चूज करना है कि कौन सा फिगर इसे कंप्लीट कर देता है। देखिए ए चेक कर लीजिए, बी सी डी। मुझे लगता है बी सी एंड डी तो पूरी तरीके से अलग प्रकार के फिगर्स बने हुए हैं जो इसे पूर्ण नहीं कर सकते। ए ही एक ऐसा ऑप्शन है जो इस प्रॉब्लम फिगर को कंप्लीट कर सकता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए। इस प्रकार के क्वेश्चंस सेक्शन फर्स्ट के पार्ट 6 में पूछे जाएंगे। स्टूडेंट्स, जो पेपर में सेक्शन फर्स्ट होगा इसका पार्ट 7 मिरर इमेजिंग से रिलेटेड होगा। मिरर इमेजिंग से जुड़े 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 25, 26, 27, 28 नंबर के क्वेश्चन मिरर इमेजिंग से जुड़े होंगे। देखिए प्रॉब्लम बॉक्स में TBAT लिखा गया है और इसे जब हम शीशे में देखेंगे तो कैसा दिखेगा, इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से हमें चूज करना है। तो इसके पहले मैं बता दूं कि अल्फ़ाबेट में 11 वर्ड ऐसे होते हैं, AHIMOSTUVWX। ये ऐसे 11 वर्ड्स हैं जिन्हें यदि हम मिरर में देखेंगे तब भी ये सीधा ही दिखेंगे। इस प्रकार से अब हम लोग आंसर की ओर बढ़ते हैं तो देखते हैं कि
इसमें सभी वर्ड्स, सभी जो अल्फ़ाबेट हैं वे सीधा ही लिखे गए हैं। टी के जस्ट साइड में ए है, लेकिन यदि हम इसे मिरर में देखेंगे तो यह सही आंसर नहीं होगा। बी की ओर देखते हैं तो इसमें भी सीधा ही ऑप्शन लिखे गए हैं, और सी ऑप्शन में ए अल्फ़ाबेट उल्टा लिखा गया है या उल्टा बनाया गया है, जबकि ए मिरर में देखने पर सीधा ही दिखता है। और डी ऑप्शन जो है, यहां पर देखिए, यहां पर टी के जस्ट साइड में बी है और बी उल्टा बना हुआ है, यानी जब हम डी फिगर को मिरर में देखेंगे तो यह सेम इसी प्रकार से दिखेगा, सेम उसी प्रकार से दिखेगा जैसा कि ये जो क्वेश्चंस में फिगर बनाया गया है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी। डी इज द राइट आंसर। इस प्रकार से मिरर इमेजिंग वाले सवाल सॉल्व करने हैं। पार्ट 8 पंच्ड होल्ड पैटर्न से जुड़ा होगा, और पार्ट 9 स्पेस विजुअलाइजेशन, यहाँ पर 33 से लेकर 36 नंबर तक के क्वेश्चंस स्पेस विजुअलाइजेशन से होंगे, जबकि पार्ट 10 एम्बेडेड फिगर्स से जुड़ा होगा। यानी जो पार्ट 10 में क्वेश्चंस होंगे वह एम्बेडेड फिगर से होंगे। एम्बेडेड फिगर्स का मतलब होता है हिडन फिगर्स। जो प्रॉब्लम फिगर होगा वह जो आंसर दिए जाएंगे उन्हीं में शामिल होगा, उन्हीं में छिपा हुआ हो। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस सेक्शन फर्स्ट में पूछे जाएंगे। कुल मिलाकर के 40 क्वेश्चंस हैं और इनके लिए 50 मार्क्स निर्धारित किए गए हैं, और टाइम है 60 मिनट। केवल सेक्शन फर्स्ट के लिए 60 मिनट टाइम निर्धारित किया गया है। पेपर 2 घंटे का होगा, इसके लिए बीच में किसी प्रकार का कोई ब्रेक नहीं दिया गया है। तो अब हम लोग सेक्शन सेकंड की बात करते हैं। स्टूडेंट्स, बुकलेट में जो सेक्शन सेकंड होगा वह अर्थमेटिक टेस्ट से जुड़ा होगा। ये जो 15 टॉपिक्स दिए गए हैं इन्हीं में से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसे न्यूमेरिक सिस्टम, फंडामेंटल ऑपरेशंस एंड होल नंबर्स, फ्रैक्शनल नंबर्स, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, डेसिमल्स, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ नंबर्स यानी संख्याओं का लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन टू डेसिमल्स, जो फ्रैक्शंस दी जाएंगी उनको डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास, कैपेसिटी, टाइम, मनी एक्सेट्रा, डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, अप्रॉक्सीमेशन से जुड़े भी क्वेश्चंस होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, पेरीमीटर एरिया और वॉल्यूम से जुड़े भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से दिए गए जो 15 टॉपिक्स हैं यहाँ से सेक्शन सेकंड में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20 हैं और इनके लिए 25 मार्क्स निर्धारित किए गए हैं। और जो सेक्शन थर्ड है वह लैंग्वेज टेस्ट से जुड़ा हुआ है। मैंने बताया था कि यहाँ पर 4 पैसेज दिए जाएंगे और प्रत्येक पैसेज से 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और कुल मिलाकर प्रश्नों की संख्या होगी 20, जिनके लिए 25 मार्क्स निर्धारित किए गए हैं। टेस्ट पेपर का जो दूसरा सेक्शन है वह अर्थमेटिक टेस्ट से रिलेटेड है। अर्थमेटिक टेस्ट यानी अंकगणितीय परीक्षण। यहां पर इसके पहले टॉपिक नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम से हम लोग शुरुआत करते हैं। कुछ सामान्य सी बातें, जैसे कोई भी नंबर है उसकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होगी, इस पर बात कर लेते हैं। फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। नंबर ले लेते हैं, जैसे 8421, 8421 ये नंबर है।
अब देखिए जो फेस वैल्यू होती है, ये किसी भी नंबर की फेस वैल्यू चेंज नहीं होती है, फेस वैल्यू डज नॉट चेंज। व्हाइल जो प्लेस वैल्यू है ये डिजिट की पोजीशन पर निर्भर करती है। जो भी डिजिट होगी वह जिस प्लेस पर होगी, वंस पे है, टेंस पर है, हंड्रेड्स पर या फिर थाउजेंड्स पर, जो उसकी प्लेस होगी वही उसकी वैल्यू होगी। तो अब देखिए जैसे 1 है, ये 1 वंस पर है यानी इकाई में है, इकाई में होने के कारण ये इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, 1 है। लेकिन इसकी फेस वैल्यू भी 1 है क्योंकि ये इकाई पर ही है। अब 2 है, 2 की फेस वैल्यू 2 ही होगी, जबकि प्लेस वैल्यू क्या है, ये टेंस पर है ना, तो प्लेस वैल्यू इसकी हो जाएगी 20 क्योंकि ये टेंस पर है। इसी प्रकार से 4 है, 4 देखिए 100 पर है, 100 पर है, इसलिए इसकी फेस वैल्यू तो 4 ही है, लेकिन प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 × 100 यानी 400 इसकी प्लेस वैल्यू हो गई क्योंकि 100 पर है। इसी प्रकार से 8 देखिए 8000 पर है, 1000 पर होने के कारण इसकी जो प्लेस वैल्यू है 8 × 1000 यानी 8000 इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी, जबकि फेस वैल्यू तो वही है। फेस वैल्यू यानी फेस वैल्यू जो होती है किसी भी डिजिट की वो चेंज नहीं होती है, जबकि प्लेस वैल्यू जो होती है वह किसी नंबर की पोजीशन पर डिपेंड करती है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, कुछ नंबर्स दे दिए जाएंगे जिनकी फेस वैल्यू या प्लेस वैल्यू बतानी होगी। अब आगे बात करते हैं, चार्ट बना लिया जाए। अब देखिए वंस पर 2 है तो 2 लिख देंगे, टेंस पर 9 है तो 9 लिख देंगे, फिर 100 पर 5 है तो 5 लिख देंगे, और 1000 पर 4 है तो यहाँ 1000 के स्थान पर 4 लिख देंगे। इस प्रकार से ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। अगर इनकी प्लेस वैल्यू बतानी हो तो देखिए ये वंस पर है तो 2 है, इसकी फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू दोनों सेम होगी। लेकिन अब ये टेंस है, टेंस पर है तो इसकी प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 है, 5 100 पर है तो इसकी प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 × 100 यानी 500, जबकि 4 1000 पर है तो इसकी प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4000। ये एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, और ये है इसकी प्लेस वैल्यू, ये प्लेस वैल्यू हो गई, यही है एक्सपेंडेड फॉर्म। तो जनरल क्वेश्चन इस प्रकार के पूछे जाएंगे, प्लेस वैल्यू बताइए, स्टैंडर्ड फॉर्म या एक्सपेंडेड फॉर्म। तो सक्सीसर और प्रीडिसेसर से भी क्वेश्चंस आएंगे, कुछ संख्याएं दे दी जाएंगी। जैसे मैं एग्जांपल के रूप में लेता हूं, जैसे 9 ले लिया गया, 9 एक डिजिट, तो 9 की सक्सीसर नंबर क्या होगी, 9 का सक्सीसर नंबर होगा, सक्सीसर का मतलब होता है उत्तरवर्ती, तो 9 का सक्सीसर 10, तो 10 का प्रीडिसेसर 9। तो यहां पर सक्सीसर यानी उत्तरवर्ती संख्याएं, जबकि प्रीडिसेसर यानी पूर्ववर्ती संख्याएं, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग यानी बढ़ते क्रम में, जबकि डिसेंडिंग मतलब घटते क्रम। तो कुछ संख्याएं दे दी जाएंगी, जैसे 4 5 3 8 1 9, इस प्रकार की एग्जाम्पल के तौर पर देखिए ये संख्याएं जैसे हैं। तो इनका अगर असेंडिंग ऑर्डर, इन संख्याओं को असेंडिंग ऑर्डर में लगाना हो तो कैसे करेंगे, सबसे पहले छोटी संख्या लिखेंगे।
तो इनमें से देखिए सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे पहले 1 तो 1 लिख लेंगे, फिर उसके बाद 3 है तो 3 लिख लेंगे, फिर इसके बाद कौन सी बड़ी संख्या है, इसके बाद 4 लिख लेंगे, फिर इसके बाद 5 है तो 5 लिख लेंगे, फिर 8 है और फिर 9। तो छोटे से बड़े की ओर यानी स्मॉलर टू ग्रेटर, फ्रॉम स्मॉलर टू ग्रेटर यानी छोटी संख्या से लेकर बड़ी संख्या की ओर बढ़ना, यह होता है असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में लगाना, संख्याओं को बढ़ते क्रम में लगाना। जबकि डिसेंडिंग ऑर्डर, यही इसका उल्टा डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा कि सबसे पहले बड़ी संख्या, फिर उसके बाद उससे छोटी, फिर उसके बाद उससे छोटी, फिर उसके बाद उससे छोटी, फिर लास्ट में सबसे छोटी संख्या होगी। ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। संख्याओं को घटते क्रम में लगाना। इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर से रिलेटेड। अप्रॉक्सीमेशन या एस्टिमेशन, अप्रॉक्सीमेशन या एस्टिमेशन, या ये कहिए कि राउंड ऑफ। सबसे पहले इसके रूल्स समझ लीजिए। रूल क्या है, इफ द डिजिट इज 5 और ग्रेटर, यानी संख्या 5 या 5 से बड़ी है, तो राउंड अप होगा, यानी जो संख्या होगी राइट साइड में वह उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी, 1 इंक्रीज कर दिया जाएगा। जबकि इफ, सेकेंड रूल है, इफ द डिजिट इज लेस देन 5, यानी संख्या यदि 5 से छोटी है, तो एस्टिमेशन से रिलेटेड रूल क्या है, देखिए इफ द डिजिट इज 5 और ग्रेटर, यानी 5 या 5 से बड़ी संख्या है तो उसका राउंड अप होगा। और यदि इफ द डिजिट इज लेस देन 5, यदि 5 से छोटी संख्या है तो राउंड डाउन होगा। तो ये हैं इसके रूल, इसी के आधार पर अप्रॉक्सीमेशन के सवाल लगाने हैं। तो इसके एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। तो देखिए ये सवाल, राउंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर टू द नियरेस्ट 10। ये दो संख्याएं दी गई हैं 573 एंड 807। नियरेस्ट 10 तक इनका अप्रॉक्सीमेशन या राउंड ऑफ या राउंडिंग ऑफ नंबर ज्ञात करना है। तो देखिए जैसे पहला सवाल हम लोग लगाते हैं 573। अब देखिए जो लास्ट की राइट साइड का नंबर है 3, ये लेस देन 5 है, यानी ये 5 से छोटी संख्या है। जब 5 से छोटी है तो इसे 0 से रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस। और यहां पर ये जो 10 नंबर टेंस पर है 7, इसे यहां पर इसे अनचेंज्ड रखेंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी 5 से छोटी संख्या है तो यहां पर मैंने बताया था जो उसका सेकेंड रूल, अप्रॉक्सीमेशन का सेकेंड रूल है कि 5 से छोटी संख्या है राइट साइड में और नियरेस्ट 10 तक इसका अप्रॉक्सीमेशन या अप्रॉक्सीमेट नंबर निकालना है। तो ऐसी स्थिति में जो संख्या होगी वह 0 पर आ जाएगी, राइट साइड वाली उसे 0 से रिप्लेस कर देंगे। तो इसका राउंड ऑफ क्या होगा 570। तो 570 इसका राउंडिंग ऑफ नंबर हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा एग्जांपल देखिए 807। अब यहां पर देखिए ये जो 7 है, 7 इज ग्रेटर देन 5, यानी 7 5 से बड़ी संख्या है। तो सबसे पहले तो इसे रिप्लेस करेंगे, लेकिन इसके जो टेंस पर 0 है यहां पर 1 इंक्रीज कर देंगे,
1 इंक्रीज कर देंगे। क्यों इंक्रीज हो जाएगा यहाँ पर 1? देखिए, क्योंकि मैंने बताया था कि अगर यदि 5 या 5 से बड़ी संख्या है तो वहां पर राउंड अप होगा, यानी 5 जो है 10 में कन्वर्ट हो जाएगा, 10 तक ले जाएंगे इसे, तो यहां पर 810 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 810। ये इसका राउंडिंग ऑफ नंबर हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे अप्रॉक्सीमेशन से रिलेटेड। कुछ और एग्जांपल लेते हैं। अब देखिए अगला एग्जांपल, राउंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर टू द नियरेस्ट 100। अब यहां पर इन संख्याओं का नियरेस्ट 100 यानी निकटतम 100 प्लेस तक हमें इनका राउंडिंग या राउंडेड ऑफ या अप्रॉक्सीमेशन नंबर ज्ञात करना है। देखिए पहला सवाल लेते हैं, 5748 है। तो यहां पर चूंकि सबसे पहले देखना है कि यहां पर नियरेस्ट 100 तक निकालने की बात कही जा रही है, नियरेस्ट 100। तो यहां पर टेंस में देखते हैं, टेंस में जो नंबर है यह 4 है, तो 4 इज लेस देन 5। 4 5 से छोटी संख्या है, तो यहां पर क्या होगा? यहां पर इसका राउंड डाउन, यहां पर राउंड डाउन की स्थिति होगी। और इन दोनों संख्याओं को रिप्लेस किससे करेंगे? रिप्लेस बाय 0 से इन्हें रिप्लेस कर देंगे। लेकिन 100 लेवल पर क्या होगा? यहां पर अनचेंज्ड की स्थिति रहेगी, यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे जनरली हम लोग बात करते हैं कि भाई कितना रुपया हुआ, तो जब हम लोगों को एग्जैक्ट नहीं पता होता तो हम लोग कहते नहीं इसे, अरे वही लगभग 1000 के करीब होगा। तो वही चीज यहां पर बतानी है। जैसे यहां पर 5748 है, तो ये 48 काउंट नहीं किया जा रहा है अप्रॉक्सीमेशन में। कैसे बताया गया? 5700 के करीब। ये अप्रॉक्सीमेशन है, अप्रॉक्सी मतलब लगभग में। दूसरा सवाल देखिए, अब दूसरा सवाल ले लिए, 8074 है। अब यहां पर देखिए टेंस पर जो है वह 7 है, तो 7 इज ग्रेटर देन 5। सो यहां पर राउंड अप होगा, यानी संख्या में बढ़ोतरी कर दी जाएगी। और 100 पर देखिए 0 है, सो इंक्रीज बाई 1, यानी यहां पर 1 की बढ़ोतरी होगी। तो इसका राउंडेड ऑफ क्या होगा? 8100। और इसे इन दोनों को 1s और 10s को रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस बाई 0। तो इसका राउंडेड ऑफ हो जाएगा 8100। अब देखिए यहां पर 8074 था, संख्या कितनी थी? 8074। तो इसका राउंड फिगर बताया गया कि लगभग 8100 के करीब होगा, 8100 के करीब। यानी ये जो 74 है, ये 74 है, ये 100 में कन्वर्ट हो गया। हिंदू अरेबिक नंबर, हिंदू अरेबिक नंबर्स कौन से होते हैं? हिंदू अरेबिक नंबर्स लाइक 1 2 3 4 एक्सेट्रा, ये हिंदू अरेबिक नंबर्स कहे जाते हैं। जबकि रोमन नंबर्स, तो स्टूडेंट्स हिंदू अरेबिक नंबर्स कौन कौन से हैं, या हिंदू अरेबिक सिस्टम 1 2 3 4 5, ये जो नेचुरल नंबर्स हैं ये हिंदू अरेबिक नंबर्स कहलाते हैं। जबकि रोमन नंबर सिस्टम कौन से हैं? जैसे आई को रिप्रेजेंट करते हैं, आई रिप्रेजेंट करता है 1 को, इसी प्रकार से जो वी शेप में मार्क होता है सिंबल, वी सिंबल रिप्रेजेंट करता है 5 को, एक्स सिंबल रिप्रेजेंट करता है
10 को L सिंबल रिप्रेजेंट करता है, 50 को C सिंबल रिप्रेजेंट करता है, 100 को इसी प्रकार से D रिप्रेजेंट करता है 500 को, और M रिप्रेजेंट करता है 1000 को। तो ये बेसिक रोमन न्यूमरल्स हैं जिन्हें आप लोग ध्यान में रखेंगे। रोमन सिस्टम से रिलेटेड कुछ बेसिक रूल्स हैं। रूल नंबर 1 ये है कि कोई भी सिंबल 3 बार से अधिक रिपीट नहीं होगा, पहला रूल है। दूसरा रूल है कि यदि स्मॉलर सिंबल ग्रेटर सिंबल से लेफ्ट साइड है, स्मॉलर सिंबल ग्रेटर सिंबल से लेफ्ट साइड होगा, तो वहां पर हिंदू अरेबिक नंबर्स निकालते समय उसका माइनस होगा। जबकि रूल नंबर 3 ये है, यदि स्मॉलर नंबर राइट साइड है तो प्लस होगा, और स्मॉलर नंबर ग्रेटर नंबर के लेफ्ट साइड है तो माइनस होगा। देखिए राइट और रोमन न्यूमरल, यहाँ पर कुछ 2 सवाल लिए गए हैं। 19 ए में है, 19 को रोमन में संख्याओं में लिखना है और 48 को। इसी प्रकार से राइट द हिंदू अरेबिक न्यूमरल, ये रोमन संख्याओं में सवाल दिए गए हैं, इन्हें हिंदू अरेबिक नंबर में चेंज करना है। तो अब इन एग्जांपल्स के माध्यम से समझते हैं। देखिए 19 को रोमन संख्याओं में कन्वर्ट करना है, रोमन में कन्वर्ट करना है, तो रोमन न्यूमरल में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले 19 का इस प्रकार से डिसइंटीग्रेट करना है कि वह रोमन संख्याओं में सही तरीके से सेट हो जाए। तो इसे हमने 10 + 10 - 1 के रूप में कन्वर्ट कर दिया। तो 10 x रिप्रेजेंट करता है 10 को, x, और 10 - 1 यानी 9 लिख दिया गया। अब यहाँ पर रूल्स को रिकॉल करिए, जो इसके पहले हम लोगों ने रूल्स देखा था कि अगर जो ग्रेटर नंबर है उसके लेफ्ट साइड स्मॉलर नंबर होगा तो वहां पर उसका सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, उसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जब देखिए यहाँ पर 10 - 1 यानी 10 - 1 ये 9 के रूप में कन्वर्ट हो गया। इस प्रकार से इसका रूपांतरण कर दिया गया। इसी प्रकार से 48 है, 48 नंबर को हम लोग देखिए कैसे कन्वर्ट करेंगे। 50 - 10 के रूप में पहले कन्वर्ट कर दिया गया। 50 - 10 40 हो गया। अब प्लस 5 + 1 + 1 + 1 यानी 5, 1 6, 1 7, 1 8। देखिए 48 का इस प्रकार से वितरण किया गया, एक प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन किया गया कि यह रोमन संख्याओं में सही तरीके से सेट हो जाए। 50 को रिप्रेजेंट कौन करता है? L। तो यहां पर और x L हो जाएगा। x को हम लोग लेफ्ट साइड में रखेंगे, तब जा करके ये L से माइनस होगा, और इसके बाद 5 है तो v लिख लेंगे, +1 + 1 यानी ये हो गया रोमन नंबर XL VII। ये देखिए ये 3 बार रिपीट हो रहा है, नॉट रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स, यानी 3 बार से अधिक इसका दोहराव नहीं करना है। यहाँ पर ये रूल भी सेट हो गया, और ग्रेटर नंबर के पहले यदि स्मॉलर नंबर है तो इसका सब्ट्रैक्शन हो गया, और ये रूल्स देख लीजिए। इस प्रकार से रोमन हिंदू अरेबिक नंबर्स का रोमन संख्याओं में कन्वर्जन करना है। रोमन न्यूमरल हैं, इन्हें हिंदू अरेबिक में कन्वर्ट करना है। तो देखिए XL है, यानी ये L 50 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और L के पहले स्मॉलर नंबर है X, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 50 - 10 प्लस, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी V के पहले I आ रहा है, तो V रिप्रेजेंट करता है 5 को, जबकि I 1 को रिप्रेजेंट करता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी जो स्मॉलर नंबर है वो ग्रेटर के लेफ्ट साइड में है, तो यहाँ पर भी 5 - 1 हो जाएगा। इस प्रकार से 50 - 10
यानी 50 माइनस 10 यानी 40 प्लस 5 माइनस 1 यानी 4 इक्वल टू 44। ये जो रोमन संख्या दी गई है यह 44 को रिप्रेजेंट करेगी। अब देखिए 44 को जब रोमन संख्याओं में कन्वर्ट करोगे तो इसी प्रकार से लिखा जाएगा। अब इसी प्रकार से इसको देख लीजिए, जैसे x x x है, यानी x रिप्रेजेंट किसको करता है, x रिप्रेजेंट करता है 10 को, तो 10 प्लस 10। इसके बाद देखिए x के पहले स्मॉलर नंबर लगा हुआ है 1, तो यहां पर क्या होगा, सब्ट्रैक्शन, यानी इसके बाद प्लस, फिर 10 माइनस 1 कर देंगे, i रिप्रेजेंट करता है 1 को, तो 10 प्लस 9, यानी ये हो जाएगा 10 प्लस 10 20 और 9 29, ये 29 के इक्वल हो जाएगा। इस प्रकार से हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स को रोमन न्यूमरल्स में और रोमन न्यूमरल्स को हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में कन्वर्जन कर सकते हैं। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, 1 2 3 4 एक्सेट्रा। ये जो काउंटिंग नंबर्स हैं ये नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं, जबकि इसी में यदि 0 इंक्लूड कर दिया जाए, यानी 0 इंक्लूड कर देने पर ये टोटल होल नंबर्स कहलाएंगे। होल नंबर्स कहलाते हैं, यानी काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 ये नेचुरल नंबर्स होंगे, जबकि 0 1 2 3 ये 0 से शुरुआत करने पर वे होल नंबर्स कहलाते हैं। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, एनी नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 1 which has only 2 factors 1 and the number itself, यानी एक से बड़ी वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जिनके फैक्टर्स 1 एंड नंबर इटसेल्फ, कोई भी संख्या हो वह खुद, केवल 2 ही फैक्टर होंगे, वे प्राइम नंबर्स कहलाएंगी। वहीं पर कंपोजिट नंबर की बात की जाए, कंपोजिट नंबर्स तो इनकी क्या डेफिनेशन है, एनी नेचुरल नंबर्स अदर देन 1 विच इज नॉट अ प्राइम नंबर, यानी एक के अलावा वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जो प्राइम नंबर्स नहीं हैं वे कंपोजिट नंबर कहलाती हैं। प्राइम नंबर्स कौन कौन सी हैं, जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19 एक्सेट्रा, ये प्राइम नंबर्स कहलाएंगी। देखिए इनके फैक्टर्स क्या हैं, 2 1 जा 2 यानी 1 और ये नंबर खुद इसका फैक्टर है, 3 1 जा 3 5 1 जा 5 7 1 जा 7 11 1 जा 11। इस प्रकार से जो जितनी संख्याएं यहाँ पर लिखी गई हैं इन सब के केवल 2 ही फैक्टर्स हैं, नंबर इटसेल्फ एंड 1। और कंपोजिट नंबर्स कौन सी होंगी, या कंपोजिट नंबर्स यानी संयुक्त संख्याएं, तो यहाँ पर जैसे 4 6, तो इस प्रकार से प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ये संख्याएं कौन सी हैं। अब देखिए ऑड एंड इवन नंबर्स की बात कर लिया जाए, वे नंबर्स जो 2 से डिविजिबल होंगी वे इवन नंबर्स होंगी, जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16
18 एक्सेट्रा। ये सभी इवन नंबर्स होंगी, जबकि ऑड नंबर्स कौन सी होंगी? ऑड नंबर्स वे होंगी जो 2 से डिविजिबल नहीं होंगी। तो कौन कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं है? जैसे 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 एक्सेट्रा। ये सभी ऑड नंबर्स होंगी। 1 और 0 ये दो ऐसी संख्याएं हैं जो ना तो प्राइम नंबर हैं और ना ही कंपोजिट, यानी नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर्स। हम बिना किसी संख्या को डिवाइड किए ही यदि डिविजिबिलिटी रूल्स जानते हैं तो झट से ये पता लगा लेंगे कि यह संख्या कौन सी संख्या से डिविजिबल है, 2, 3, 4 या फिर 5। तो इस प्रकार से यहाँ पर जैसे 2 से डिविजिबिलिटी चेक की जाए कि कौन सी इनमें से कौन सी संख्या 2 से डिविजिबल है। एग्जाम्पल के तौर पर 5, 9, 8, 7 एक संख्या मैंने ले ली और यहाँ पर देखिए क्या ये 2 से डिविजिबल है। तो 2 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए सबसे पहले हमें इसके रूल्स जानने होंगे। वे संख्याएं 2 से डिविजिबल होंगी जिनका लास्ट का डिजिट इवन होगा। इवन यानी 0, 2, 4, 6, 8। अब देखिए इनमें से कोई संख्या है इसके लास्ट में, ये देखिए 2 है, यानी यह संख्या 2 से डिविजिबल होगी। अब हम लोग चेक भी कर लेते हैं इसे, देखिए डिविजिबिलिटी चेक कर लीजिए। 5, 9, 8, 7, 2 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4 या 1 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ से 9 नीचे ले लेंगे, 19 हो गया। 2 9 जा 18। अब देखिए फिर 9 से 8 माइनस हो जाएगा, 1 आएगा। अब यहाँ पर ऊपर है 8 ले लेंगे, 18 हो गया। 2 9 जा 18, ये भी कट गया। अब देखिए 7 है तो 7 ले लेंगे। 2 3 जा 6, फिर 1 आएगा। अब इसके बाद 2 ले लेंगे, यानी 2 6 जा 12। ये संख्या पूरी कट गई। तो इस प्रकार देखिए डिविजिबिलिटी हम अगर रूल नहीं पता है तो हम पहले इससे डिवाइड करके चेक करेंगे कि पूरी तरीके से अगर कट जा रही है तो है डिविजिबल, अदरवाइज नहीं। लेकिन रूल पता है तो हम देखते ही तुरंत टिक कर देंगे, अच्छा ये संख्या तो 2 से डिविजिबल होगी। अब 3 की डिविजिबिलिटी देखिए, एक नंबर ले लेते हैं, जैसे 80 यहाँ पर 8 7 5 3 1 ये एक नंबर है। अब देखिए यहाँ पर सवाल दे दिया गया, सवाल ये है कि क्या ये 3 से डिविजिबल है। अब 3 से डिविजिबल है या नहीं, एक तो सीधा सा फंडा ये है कि हम 3 से इसको डिवाइड करें, फिर देखें कि ये 3 से डिविजिबल है या नहीं। अगर रिमाइंडर आ रहा होगा तो इसका मतलब डिविजिबल नहीं है। लेकिन अगर रूल पता है तो देखते ही हम बता देंगे कि यह 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो रूल क्या है, यानी कोई भी अगर नंबर है उसकी जो डिजिट्स दी गई हैं इनका सम जो आएगा, इनका योग करने पर जो संख्या आएगी, यदि वो 3 से विभाजित है, वह 3 से डिविजिबल है, तो वह संख्या पूरी तरीके से 3 से डिवाइड हो जाएगी। अब देखिए इनका सम करिए, 8 7 5 3 1। देखिए 8 + 7 15, फिर +5 20, 3 23 और 1 प्लस कर देंगे 24। यानी ये जो अब 24 को चेक करना है कि ये 3 से डिविजिबल है या नहीं, तो 3 8 जा 24, यानी ये जो इनकी डिजिट्स का सम आ रहा है वह 24 आ रहा है और 24 3 से डिविजिबल है। तो इस प्रकार से हम ये समझ गए कि इसका मतलब ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। इस प्रकार से 3 की डिविजिबिलिटी भी चेक कर सकते हैं। अब 4 की भी देख लीजिए। अब देखिए एक नंबर ले रहे हैं 7 9 3 2 4, ये संख्या है। अब यहाँ पर सवाल ये है, ये बताइए कि क्या यह संख्या 4 से डिविजिबल है। तो 4 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए रूल क्या है, रूल ये है
कि सबसे पहले हमें संख्या देखनी है कि इसकी लास्ट डिजिट कौन सी है। लास्ट टू डिजिट यदि 4 से डिविजिबल हैं, कोई भी नंबर है, यदि उसकी लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो इसका मतलब यह है कि वह पूरी संख्या 4 से डिविजिबल होगी, 4 से विभाज्य होगी। तो यहाँ पर देखिए 4 6 24 यानी 4 6 24, तो इसका मतलब यह है कि यह संख्या 4 से डिविजिबल है। सरल सा फंडा है कि हम इस प्रकार से भी डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। अब अगली संख्या देख लीजिए 5। अब ये दो संख्याएं ली गई हैं। अब यहाँ पे बताना है कि ये संख्याएं क्या 5 से विभाज्य हैं, क्या ये 5 से डिविजिबल हैं। तो हमें सबसे पहले इसके रूल्स को फॉलो करना है। रूल क्या है कि यदि कोई भी नंबर है, यदि उसके लास्ट में 5 या फिर 0 आ रहा हो, 5 या लास्ट की डिजिट 5 या 0 हो, तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी, 5 से डिविजिबल होगी। तो ये इसका रूल है। अब जैसे एक नंबर लेते हैं 7056। अब ये बताना है कि क्या ये संख्या 6 से डिविजिबल है। तो 6 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या करना होगा, इनकी जो डिजिट्स हैं इनका सम करना है। तो देखिए 7056 इनका सम करने पर कितना आ रहा है, 7 5 12 6 18 यानी 18 आ रहा है। तो 6 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें ये देखना होता है कि जो नंबर दिया गया है उनकी डिजिट्स का सम 2 से डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो। तो देखिए 18 ऐसी संख्या है जो 2 से भी कट जा रही है और 3 से भी कट जा रही है। 2 9 जा 18 और 3 6 जा 18। तो इसका मतलब यह है कि यह संख्या 6 से भी डिविजिबल है, क्योंकि 6 के फैक्टर क्या हैं, 2 3 जा 6। यानी 6 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें जो नंबर्स दिए गए होंगे उनकी डिजिट्स को सम करना है, और जो योग आएगा, जो डिजिट्स का सम आएगा, वह 2 से या फिर 3 से, 2 और 3 से दोनों से यदि डिविजिबल है तो इसका मतलब वह 6 से भी डिविजिबल होगा। यह है 6 की डिविजिबिलिटी को चेक करने का तरीका। अब 7 8 9 भी देख लीजिए। अब देखिए ये नंबर है 250432। अगर इसकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है कि ये 8 से डिविजिबल है या नहीं, तो क्या रूल होगा इसका। अब देखिए यहाँ पर लास्ट की 3 या 4 डिजिट हमें देखनी है। यदि कोई भी बड़ी संख्या है, यदि उसकी लास्ट की 3 या 4 डिजिट्स 8 से डिविजिबल हैं, तो इसका मतलब वो पूरी संख्या 8 से डिविजिबल होगी। तो यहाँ पर देख लीजिए कि लास्ट की जो 3 डिजिट्स हैं 4 3 2, क्या ये 8 से डिविजिबल हैं। तो 8 5 जा 40, ये कट गया, 3 नीचे आ गया। अब यहाँ पर 2 है तो 2 नीचे ले आएंगे, संख्या कितनी बन गई 32। तो 8 4 जा कितना हो जाएगा 32। ये पूरी तरीके से कट गई। इसका मतलब यह है कि यह पूरी संख्या भी 8 से डिविजिबल है। इसी प्रकार से 9 की डिविजिबिलिटी देख लीजिए। नंबर है 55089। अब सवाल यह है कि क्या यह संख्या 9 से डिविजिबल है। तो 9 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो नंबर्स दिए गए होंगे उनका सम करना है। तो सबसे पहले हम सम कर लेते हैं 550889। अब देखिए 5 5 10, 10 8 18 और 18 और 9 27।
तो ये संख्या कितनी आ गई 27। अब यहाँ पर जो नंबर्स दिए गए होंगे उनकी डिजिट्स का सम यदि 9 से डिविजिबल है तो वह संख्या भी 9 से डिविजिबल होगी। तो अब देखिए 27 तो 9 से डिविजिबल है, 9 3 जा 27। इसका मतलब ये है कि ये चेक हमने कर लिया है सही तरीके से कि यह संख्या भी 9 से डिविजिबल है। इस प्रकार से 2 3 7 8 9 यानी अगर डिविजिबिलिटी रूल्स पता हैं तो चाहे जितनी बड़ी संख्या दे दी जाए हम आसानी से उसकी डिविजिबिलिटी चेक करके सवाल को बड़ी ही सरल तरीके से लगा लेंगे। कुछ क्वेश्चन इंडेक्स या एक्सपोनेंट या फिर ये कहिए पावर नोटेशन, इंडेक्स, एक्सपोनेंट या पावर नोटेशन एक ही बात है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। जैसे 2 की पावर 3, तो यहाँ पर 2 जो है यह तो बेस है, जबकि 3 क्या है, यानी 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 2 जा 8, तो इसकी जो वैल्यू है वो 8 है। इसे इस रूप में भी लिखा जा सकता है 2 बेस यानी 2 की पावर 3, 2 का 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये जो पावर है इसे इंडेक्स भी बोलते हैं या फिर एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, एक्सपोनेंट या पावर नोटेशन भी बोलते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं बेस और पावर नोटेशन से रिलेटेड। अब HCF एंड LCM। HCF क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और LCM क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस लगभग सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर 2 विधियाँ हैं इनकी। जैसे एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, प्राइम फैक्टराइजेशन, और दूसरा है लॉन्ग डिवीजन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड लॉन्ग डिवीजन में से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को भी 2 तरीके से उपयोग में लाते हैं, एक ट्री मेथड और दूसरा है डिवीजन मेथड। तो ट्री मेथड और डिवीजन मेथड से भी यानी प्राइम फैक्टराइजेशन को ट्री मेथड और डिवीजन मेथड दोनों तरीके से लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर एक एक करके इन्हें समझते हैं। एक नंबर लेते हैं 120, 120 नंबर ले लिया गया। फैक्टराइजेशन या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में के अंतर्गत अगर ट्री मेथड से सवाल लगाने हो तो सबसे पहले क्या करना होता है, जो नंबर दी गई है सबसे पहले उसके कोई ऐसे 2 फैक्टर्स लेने होते हैं, जैसे अब 120 है तो एक तो सबसे छोटा फैक्टर होगा, दूसरा हाईएस्ट फैक्टर होगा। तो 62 जा 120 होगा। यानी ट्री मेथड के आधार पर देखा जाए तो सबसे पहले के जो इसके 2 फैक्टर्स होंगे वह 2 और 60 होंगे। एक तो 2 हो गया, अब इसे कंटिन्यू आगे करते रहना है, बस इसके फैक्टर्स बनाते चलना है। अब देखिए ये 2 हो गया, 32 जा 60, इसके 2 फैक्टर्स और बन गए। अब इसे तो कंटिन्यू करना है एक ट्री के रूप में। अब यहाँ पर ये भी 2 आगे आ जाएगा, अब इसके 2 फैक्टर्स और बन जाएंगे। देखिए 15 2 जा 30, अब यहाँ पर भी इसे 2 आगे बढ़ाते जाना है। अब ये भी 2 आगे हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसके 2 फैक्टर्स और बन जाएंगे, 3 5 जा 15।
तो ट्री मेथड के अंतर्गत कोई एक नंबर लेना है, सबसे पहले उसके 2 फैक्टर्स लेने हैं और उसके बाद फिर उनके फैक्टर्स बनाते जाना है और वहाँ तक इनके फैक्टर्स निकालने हैं जहाँ तक कि इसकी प्रत्येक ब्रांच प्राइम नंबर्स तक ना पहुँच जाए। यह है ट्री मेथड। 24, 48 एंड 72 का HCF निकालना है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसका HCF निकाला जाए तो कंटिन्यूअस डिवीजन मेथड 24, अब 24 के फैक्टर्स निकालिए। देखिए 2 1 जा 2, 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। इसी प्रकार से 48 के फैक्टर्स निकाल लीजिए। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। इसी प्रकार से 72 के फैक्टर्स निकालने हैं। 2 3 जा 6 और 6 यहाँ पर 1 रिमाइंडर है, यहाँ 12 हो जाएगा तो 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब 24, 48 और 72 के फैक्टर्स लिख लीजिए। देखिए 24 के फैक्टर्स हैं 2 × 2 × 2 × 3। इसी प्रकार से 48 के फैक्टर्स हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 3 और 72 के फैक्टर्स 2 × 2 × 2 × 3 × 3। अब तीनों के फैक्टर्स में जो कॉमन फैक्टर्स हैं उन्हें नोट कर लेना है। देखिए ये तीनों में 2 कॉमन है, फिर 2 कॉमन तीनों में है, ये वाली सीरीज भी कॉमन है और तीनों के फैक्टर्स में 3 भी मिल रहा है। देखिए ये कॉमन फैक्टर्स यहाँ पे नोट कर लेते हैं 2 × 2 × 2 × 3। अब इसका HCF क्या होगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, 3 24 यानी 24 इसका HCF हो जाएगा। इस प्रकार से HCF के सवाल कंटिन्यूअस डिवीजन मेथड के अकॉर्डिंग लगाना है। 18, 27 का HCF लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालना है। लॉन्ग डिवीजन मेथड से तो देखिए जब लॉन्ग डिवीजन मेथड से HCF निकालना हो तो जो स्मॉलेस्ट नंबर होती है स्मॉलेस्ट नंबर को डिवाइज़र मान लेते हैं और ग्रेटर नंबर को डिवीज़न। तो यहाँ पर हम लोग 18 से 27 को डिवाइड करेंगे तो 18 1 जा 18, क्योंकि यहाँ पर अगर हम 2 टाइम जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा तो 18 1 जा 18। अब 27 से 18 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 9 आ जाएगा। 27 से 18 माइनस करने पर 9 रिमाइंडर होगा। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में जो रिमाइंडर आता है वह अगले स्टेप में डिवाइज़र बन जाता है, जबकि जो पहले डिवाइज़र था वह डिवीज़न बन जाता है। तो यहाँ पर रिमाइंडर 9 आया तो 9 को हम डिवाइज़र मान लेंगे और 18 को डिवीज़न। अब 9 से 18 को डिवाइड करते हैं, 9 2 जा 18, ये पूरा कट गया। ये स्टेप तब तक जारी रखते हैं जब तक कि जो लास्ट का डिवाइज़र है उससे जो डिवीज़न है वह पूरी तरीके से ना कट जाए। अगर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से डिवीजन निकालना होता तब भी 9 ही आता। देख लीजिए 18 के फैक्टर निकाल लीजिए, 2 9 जा 18, फिर 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 और 27 के फैक्टर निकाल लीजिए, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब दोनों के फैक्टर यहाँ पे लिख लेते हैं। 18 के फैक्टर हैं 2 × 3 × 3 और 27 के फैक्टर हैं 3 × 3 × 3। अब देखिए दोनों में ये कॉमन है, यहाँ पर कॉमन संख्याएं हैं 3 × 3। जो 18 और 17 नंबर्स हैं इन दोनों के फैक्टर्स में कॉमन संख्याएं नीचे नोट कर लेंगे तो 3 3 जा 9। देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी 9 HCF प्राप्त हो गया है
और इधर लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी 9 HCF प्राप्त हो गया है। बस लॉन्ग डिवीजन मेथड में इतना ध्यान रखना है कि जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसे डिवाइज़र के रूप में लेना है और जो बड़ी संख्या है, ग्रेटर नंबर है, उसे डिवीज़न के रूप लेना है। वहाँ से शुरुआत करनी है और तब तक डिवाइड करना है जब तक कि जो लास्ट रिमाइंडर या डिवाइज़र डिवीज़न को पूरी तरीके से ना काट दे। अगला सवाल है 255 और 357 का HCF लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालना है। तो यहाँ पर जो छोटी संख्या है उसे सबसे पहले डिवाइज़र के रूप में लिख लेंगे, बड़ी संख्या जो है उसे डिवीज़न के रूप में लिख लेंगे। तो अब डिवाइज़र से डिवीज़न को डिवाइड करते हैं। अब देखिए 255 से 357 को डिवाइड करना है, यानी हम 3 टाइम जाएंगे तो यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा, या 2 टाइम जाएंगे तब भी ज़्यादा हो जाएगा। तो हमें 1 टाइम जाना है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 255। अब इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 7 से 5 माइनस होगा तो 2 आएगा, फिर 5 से 5 माइनस हुआ 0, 3 से 2 माइनस हुआ 1। अब रिमाइंडर जो आता है 102, यह अगली स्टेप के लिए डिवाइज़र का काम करता है। और जो पहली जो स्मॉलेस्ट नंबर थी उसे हमने डिवाइज़र के रूप में लिया था, अब वह डिवीज़न के रूप में आ जाएगा, यानी 255 को हम डिवीज़न में लिख लेंगे। अब 102 से 255 को जब डिवाइड करेंगे तो देखिए कितनी टाइम जा सकते हैं। यहाँ पर मुझे लगता है 2 टाइम जा सकते हैं। तो 2 2 जा 4, 2 0 0, 2 1 जा 2। अब इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। 5 से 4 माइनस हुआ 1 आया, फिर 5, 2 से 2 माइनस हो गया, कट गया पूरा 0। तो अब 51 जो रिमाइंडर आया है यह फिर डिवाइज़र का काम करेगा और 102 डिवीज़न बन जाएगा। अब 51 से 102 को डिवाइड करना है। अब देखिए 2 टाइम जा सकते हैं, पूरी तरीके से कट जाएगा। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ये पूरी तरीके से कट गया। तो वह संख्या या वह डिवाइज़र जो पूरी तरीके से विभाजित कर दे तो वही HCF हो जाएगा। तो 255 और 357 का HCF क्या होगा? 51। 255 और 357 का HCF 51 हो जाएगा। यह है लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाते समय बस यही बातें ध्यान में रखनी है कि जो नंबर्स दिए गए हैं उसमें से स्मॉलेस्ट नंबर को डिवाइज़र और ग्रेटर नंबर को डिवीज़न के रूप में सबसे पहले लेना है। उसके बाद जो रिमाइंडर प्राप्त होते जाएंगे उन्हें डिवाइज़र और डिवीज़न के रूप में कन्वर्ट करते जाना है और तब तक डिवाइड करना है जब तक कि पूरी तरीके से विभाज्य ना हो जाए। और जो संख्या पूरी तरीके से विभाजित कर देगी वही उन नंबर्स का HCF कहलाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।